एक हमदर्दी थी अपने रियासत के लोगों के लिए, चाहे वो ओडी के ही क्यों ना हो, टंगदार के ही क्यों ना हो। तो मालूम किया कोई जहाज चंडीगढ़ से नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने सबको बताया कोई एयरफोर्स का जहाज है कि नहीं। एयरफोर्स से मालूम किया, मीटिंग 1 घंटे के लिए मुलतवी हो गई लान में ही। तो ये मालूम हुआ कि आर्मी का पैसेंजर जहाज तो कोई नहीं है, लेकिन माल का जहाज है, सब्जी लेने वाला। तो मैंने कहा मैं उसी में जाता हूं। तो सब मेरे साथियों ने कहा कहां आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कहां माल के जहाज में सब्जी के बीच में जाएंगे। लेकिन मैंने नहीं माना और मैं उसी एयरफोर्स के सामान का जो जहाज था उसी में जम्मू पहुंचा, श्रीनगर पहुंचा। लेकिन श्रीनगर पहुंचते हुए 8-9 रात के बाद गए, तो मुमकिन नहीं था रात में पहुंचना। लेकिन सुबह मैं 5 बजे उठ के 7-8 बजे तक उड़ी पहुंचा। तो मैंने देखा कि उड़ी में कोई मकान नहीं है, नेस्त तो नाबूद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कोई मकान, कोई दुकान, कोई स्कूल, कोई डिस्पेंसरी नहीं। उसी शाम को वजीर आजम ने हमको मरकजी सरकार की तरफ से इंचार्ज भी बनाया रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का। मुफ्ती साहब दिल्ली थे, वो मेरे बाद पहुंचे। मैं चंडीगढ़ उनसे पहले पहुंचा और उड़ी भी। और 1 महीने तक मैंने दिल्ली से मरकजी वजीर के इंचार्ज के तौर पे यहां काम किया। ताज साहब हमारे बराबर कंधे से कंधे मिलाकर उस रिहेबिलिटेशन में, उस तामीर में बराबर साथ रहे। मैं मशकूर हूं मेरे जम्मू कश्मीर के साथियों। सरूड़ी साहब का मैं खास तौर से जिक्र करूं, हाजी साहब यहां नहीं है, उनका खास तौर से जिक्र करूं। चाहे वो चिनाब वैली के हों, रजौरी पुंछ के हों, सईद साहब और बाकी वादी के लोग क्यों न हों। मैंने 50 के करीब लीडर हर जगह से मंगाए। कईयों को उड़ी भेजा, कहीं को यहां भेजा, हर एक गांव का इंचार्ज बनाया। हिंदुस्तान भर से कंबल, चादरें, शीट, कपड़े मंगवाए। और फिर नवंबर के पहले हफ्ते में मैं चीफ मिनिस्टर बना। मरकजी सरकार ने जो मदद दी थी नई तामीर के लिए, मकान बनाने के लिए, लेकिन मेरे दिल में एक डर था कि अगर नवंबर के महीने के आखिर तक और 15 दिसंबर तक एक कमरा रहने के लिए और किचन नहीं बना तो आबादी आबादी ठंड से मर जाए, टेंटों में जिंदा नहीं रह सकते। टेंट हमारे पास, तो मैंने एक स्कीम का ऐलान किया कि जो 1 महीने में एक कमरा बनाएगा उसको मजीद पैसे मिलेंगे। और मैं मुबारकबाद देता हूं आप सबको, उड़ी के लोगों को, चाहे मेरे गुर्जर भाई हों, मेरे पहाड़ी भाई हों, उन्होंने उस इंसेंटिव का जो मजीद एक कमरे जो बनाएगा 1 महीने में, उसका फायदा उठाया। और हमें हमारे तकरीबन 100% कमरे दिसंबर में बर्फ से पहले बन गए। और शायद ये हिंदुस्तान का एक पहली जगह थी कि जहां 1.5 महीने के अंदर अंदर पहले ही उनको एक कमरे में रहने के लिए जगह मुहैया की। चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो
या हमारे पीओके के अंदर मैंने देखा है जहां भी ज़लज़ला आता कई साल तक लोग टेंटों में रहते हैं, लेकिन यहां कोई 5,000 इनाम भी दिया। मैंने इनाम बता दिया, इसलिए वो इसलिए यहां किसी को भी, एक फर्द को भी, एक इंसान को भी, एक भाई को, एक बहन और एक बेटी को भी हमारे जनवरी और फरवरी में टेंट में रहने की नौबत नहीं आई। और उसके बाद मार्च का महीना आया तो हमने तामीर का सिलसिला शुरू किया। हमने पूरे मुकम्मल घर बनाने की तामीर की सिलसिला शुरू किया, स्कूल बनाने का सिलसिला शुरू किया, अस्पताल बनाने का सिलसिला शुरू किया। ताज साहब खड़े खड़े यहां और मेरे साथी वजीर खड़े खड़े यहां देखते थे, और मैं हर हफ्ते कभी एक दफा कभी 2 दफा आता था वो तामीर देखने, और यहां भी और टंगडार भी। मैं उन तंजीमों का भी, उन एनजीओज का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पंजाब हरियाणा से, जिन्होंने मेरी दरखास्त पर यहां और टंगडार में स्कूल बनाए, टेम्परेरी। मैं भी वहां टंगडार गया था 3 दिन के लिए, तो वो स्कूल बड़े बड़े जिसमें 400-400 लोग आते थे, सर्दियों में रहने के लिए 300, 400, 500 लोगों के लिए जो हाल बनाए थे एनजीओज के जरिए, वो हाल अभी भी मौजूद है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मेरे ओडी के भाइयों, साथियों, हमारा रिश्ता इतना गहरा है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। आज उसी तरह का एक सियासी बहरान, इक्तिसादी बहरान, तालीमी बहरान हमारी रियासत में गुज़िश्ता 8 सालों से छाया हुआ है। 2 साल 14, 15, 16 में हुकूमत बनी, लेकिन वो हुकूमत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो उन 2 फरीकों के बीच में जिनकी वो सरकार थी, वो लड़ाई में ही गुजर गए। और गुज़िश्ता 5 सालों से हमारा कोई एमएलए नहीं, हमारा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, जमहूरियत में लोग इनकी सुनवाई अपने नुमाइंदों के जरिए होती, उनकी आवाज, उनकी चीखो पुकार असेंबली में गूंजती। लेकिन आज उस असेंबली के 4 दीवारी ने गुज़िश्ता 5 साल उस एमएलए, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की शक्ल नहीं देखी। हम एक बैकवर्ड स्टेट, हम एक पिछड़ी हुई स्टेट, दोनों तरफ से हमारे बॉर्डर है। चीन का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर। हमारे तजारत के ज़राए महदूद हैं, बल्कि न होने के बराबर।
हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी यहां तिजारत के लिए कोई साजो सामान नहीं। हमारे यहां सिर्फ अगर हालात ठीक हों, हालात खुशगवार हों, तो तब टूरिज्म आता है। गुज़िश्ता इन बरसों में मेरे ख्याल में 8 सालों से शायद इस साल सेब हुए, लेकिन वो भी जा नहीं पाए पूरी। मैं अभी देख रहा था, आ रहा था नवंबर के महीने में, रास्ते में बागों में ढेर के ढेर अभी सेबों के पड़े हुए, क्योंकि रामबन और बानहाल के बीच में जो रास्ता खराब है, मुसलसल 5 सालों से खराब, उसकी वजह से कई हफ्ते ट्रकों को वहां रहना पड़ता है और आधे से ज्यादा सेब खराब होते हैं। और फिर हमारे हिंदुस्तान की मार्केट में उनके दाम बहुत कम। टूरिज्म न होने की वजह से हैंडीक्राफ्ट कोविड की वजह से बंद हो गया। 5 अगस्त 2019 के बाद जो लगातार कर्फ्यू यहां रहा, उससे तिजारत और खत्म हो गई। उससे बेकारी और बेरोजगारी 1000 गुना बढ़ गई। एक वक्त था, मैंने इस रियासत से बेकारी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मजदूरों को मजदूरी मिले उसके लिए ये तमाम पहाड़, जहां जहां भी हमारे एमएलए ने और ताज साहब ने तो जितने रिकमेंडेशन की थी, मेरे ख्याल में सैकड़ों ये सड़कों, वो पूरी स्टेट की हमने पहाड़ खुदवा दी ताकि मजदूरी सबको मिले। नए डिस्ट्रिक्ट बनाए ताकि लोगों को घर के सामने, घर के नजदीक सहूलियात मिले। तहसीलें बनाई, ब्लॉक बनाए, अस्पताल बनाए। हर जिले में 2 साल में नए अस्पताल बने। पुराने अस्पताल 20-20, 30-30 बिस्तरों के होते थे, हमने 200 से 300 के नए अस्पताल बनाए। हमने छोटी छोटी तहसीलों में और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 50 से 100 बेड के हॉस्पिटल बनाए। कितने कॉलेज बने, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल बने, कितने मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल बने। जिस इलाके में जाते थे बिल्डिंग पे काम हो रहा था, जिस गांव में जा रहे थे सड़क का काम हो रहा था। 100% मजदूरों को मजदूरी अगर पहली शिफ्ट में नहीं मिलता था, दूसरी शिफ्ट के लिए मिलता, तीसरी शिफ्ट के लिए तो एक मजदूर भी पूरी रियासत में नहीं मिलता था। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा के लोग यहां मजदूरी करने के लिए आते। मुझे आज अफसोस है कि एक शिफ्ट में भी काम करने के लिए हमारे हजारों और लाखों मजदूरों के पास कोई काम नहीं। इसी अक्टूबर के महीने में लाखों की तादाद में कश्मीर से और जम्मू सूबा से बाकी सूबों में, बाकी रियासतों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी हालत में हम आगे क्या बढ़ सकते हैं?
हमारे नौजवान लाखों की तादाद में एमए, बीए, पीएचडी करे हुए थे। मैं हमारी रियासत का एक बहुत बैकवर्ड इलाका है, रामबन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जिनमें दक्षिण मड़वा, वड़वन, पाडर, मुंदो तहसील, ये तमाम तहसील, मैं तहसीलों का नाम लूंगा तो कौन सी बैकवर्ड नहीं है। मैं रामबन को छोड़कर मैं पुंछ के इलाके ले, हम उधमपुर और रियासी के इलाके ले, हम कठुआ सांबा के इलाके ले, हम कश्मीर के वादी के साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, इवन बडगाम के ऊपर के इलाके ये देखेंगे तो मैं गुंदों में, जहां से हिमाचल बिल्कुल पास है, एक पहाड़ी क्रॉस हिमाचल, तो मैं खाने के बाद जब सो रहा था तो मेरे पास 3 लड़के सिक्योरिटी वाली लड़के मिलना चाहता, मैं उनसे मिला, कहा जी हम बेकार हैं। उसमें के लोग थे और कश्मीरी, कहा जी बेकार, मैंने तालीम कहा। एक ने कहा मैं एमए अंग्रेजी हूं और पीएचडी हूं, दूसरे ने कहा मैं एमए हिस्ट्री हूं, एमएड हूं और पीएचडी हूं, और तीसरे ने भी कहा पीएचडी हूं। ये वो इलाका था, मेरे वक्त में सिर्फ हाई स्कूल था, हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं, हाई स्कूल। आज वहां हर गली में एमए पीएचडी हुई। यही हालत हर जगह की है हमारी स्टेट। बाकी स्टेटों में तिजारत है, बिजनेस है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, नौकरी नहीं मिलेगी तो कारखाने में काम मिलेगा, लेकिन यहां उस तमाम चीजें रही। इसलिए यहां नौकरी पर ज्यादा दबाव है। हमारे लाखों बच्चे जम्मू कश्मीर के, हिंदू हों या मुसलमान हों, पहाड़ी हों या एससी हों या एसटी हों, तमाम बच्चों में से बहुत सारे बच्चे 15-15 साल से 2-2 हजार 3-3 हजार पे काम करते हैं। इस तरह की नौकरियां जब निकलती हैं तो 2-3 हजारों में इसको पक्का किया जाता है, लेकिन 15 सालों में उनकी शादियां हुई, बच्चे हुए, कई के वालिदैन जिंदा हैं, कई की 2-2 3-3 बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई। वो कैसे जिंदा रहे? यही वजह है आज जम्मू कश्मीर का, बिलखसूस कश्मीर के बच्चे आज ड्रग्स की तरफ चले जा रहे हैं। ये एक ऐसा कैंसर है, ड्रग्स, जिसे पूरी समाज की तबाही और बर्बादी होती है। इसकी वजूहात बुनियादी तौर पर बेरोजगारी मिले, खत्म हो जाए तो ये ड्रग्स का सिलसिला खत्म हो जाए, ये बंदूक का सिलसिला खत्म हो जाए। हमने इस 30 साल में 1 लाख के करीब बच्चे खो दिए,
हमने आने वाले वक्त में किसी भी बच्चे को अब दोबारा खत्म नहीं होने देना। हमारे यहां जो बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, चाहे वो ड्रग्स का गलत रास्ता हो, शराब का गलत रास्ता हो, बंदूक का गलत रास्ता हो, उस रास्ते से उन्हें समझाकर